अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट रॉन्ग है, इवन कि 1 यूरो ऊपर नीचे है, तो भी आपको वीज़ा में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। फिर चाहे आपका एडमिशन जो है वो जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में हो, आपका ऑफर लेटर जितना मर्जी स्ट्रांग हो, आपने एसओपी जितना मर्जी स्ट्रांग लिखा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपने अटेस्टेशन करवाई हुई है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ही वो सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर वीज़ा ऑफिसर आपके फाइनेंसिस को, आपके वहाँ के स्टे को असेस करेगा कि आप वहाँ रहने के काबिल हैं या नहीं है, जिस भी कंट्री को आप कंसीडर कर रहे हैं। जी, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट जो बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, यूरोज में आपको बता दूंगी। और आपने जब बैंक स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है, तो इस अमाउंट से आपने 1 यूरो भी आपने कम बैंक स्टेटमेंट नहीं रखवानी। 1 यूरो का मार्जिन भी आपके पास नहीं होगा कि अगर बैंक स्टेटमेंट 100 यूरो की चाहिए और आप 99 यूरोज रखवा के ले जाते हैं कि 1 यूरो का कोई मसला नहीं है, तो इस सूरत में भी आपको रिजेक्शन ही मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी बेसिस पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो रिजेक्शन फेस करता है। तो वो मिस्टेक्स भी मैं आपके साथ जो है वो सारी एक्सपोज करने वाली हूँ। देखते रहिए पूरी वीडियो एंड तक, ताकि आपको बहुत से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स वीडियो में ही मिल जाएं। जी, तो बैंक स्टेटमेंट ही एवरीथिंग है आपके लिए। ऐसा क्यों है? देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर होता है बेसिकली आपकी बैंक स्टेटमेंट को वो जो देखता है, वो एक चीज़ उसमें से असेस करने की कोशिश करता है, क्या स्टूडेंट यूरोप में सर्वाइव कर सकता है। जितने अरसे के लिए आप जो है वो रेजिडेंस परमिट या वहाँ का जो टीआरपी है वो क्लेम कर रहे हैं, उतने अरसे की बैंक स्टेटमेंट आपने शो कर दी है कि आपके पास वो सारी अमाउंट मौजूद है जिसकी बेस पर आपने वहाँ जाके सर्वाइव करना है। यानी आप वहाँ पर रहें लेकिन उस कंट्री में फाइनेंशियल बर्डन ना बने, और जो अमाउंट आप शो कर रहे हैं वो जेन्युइनली आपकी ही है। इन चीजों को जो है वो वीजा ऑफिसर असेस कर रहा होता है। बस यही वो चीज है जो आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी क्लियरली उनको बतानी है। वीजा ऑफिसर को कोई सरोकार नहीं है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट है। वो कभी भी ह्यूज बैंक बैलेंसेस से इंप्रेस नहीं होगा। जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए, मनी ट्रेल उसकी अच्छी होनी चाहिए। वो उन्हीं फाइनेंसिस को जो है वो कंसिडर करते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं और वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट की 15 लाख की क्लीन स्टेटमेंट हिस्ट्री जो है वो बेहतर है दूसरे स्टूडेंट की 50 लाख की एम्बिगुअस स्टेटमेंट हिस्ट्री से। तो जो सस्पिशियस मनी होती है उससे आपने बचना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है स्टेटमेंट की। कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। सबसे पहले अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में बैंक स्टेटमेंट नहीं है। जर्मनी में आपको ब्लॉक अमाउंट शो करनी है। ब्लॉक अकाउंट में आपने 11,904 यूरोज जो है वो सालाना ब्लॉक करने हैं। ये अमाउंट आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। डिफरेंट जो है वो पोर्टल्स उन्होंने दिए होते हैं कि इनके थ्रू आप ब्लॉक अकाउंट में जो ब्लॉक अमाउंट है वो ट्रांसफर करवाएं, और फिर हर महीने जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको 992 यूरोज हर महीने वापस किए जाते हैं, ताकि आपका पर मंथ जो अकोमोडेशन का, आपके लिविंग एक्सपेंसेस का, आपके फेयर का जो भी खर्चा है वो सारा उसमें से आप कर सकें। ब्लॉक अमाउंट जो होती है वो रेगुलर बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। अगर आप अपना स्पॉन्सर डिक्लेयर कर रहे हैं तो समटाइम्स आप अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी साथ अटैच करते हैं, ताकि आपके केस को मजीद जो है वो स्ट्रेंथ मिले। तो आपने जो ब्लॉक अमाउंट की अमाउंट जो है वो जब शेयर करनी है, यानी जर्मनी के अकाउंट में भेजने कोरेकल, फिनटीबिया या एक्सपैट्रियो के जरिए, तो फिर जिस स्पॉन्सर के थ्रू आप पैसे भेज रहे हैं उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी आप जो है वो जर्मनी में शो कर सकते हैं, ताकि आइडिया वो लगा सके कि वाकई जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया है वो इस काबिल था। अब दूसरी बात जो है वो फ्रांस की है। फ्रांस में आपने पर मंथ 615 यूरोज के हिसाब से आपने 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करके, जो कि तकरीबन 7,380 यूरोज बनती है, इसके हिसाब से आपने कैलकुलेशंस करनी है। आपने हमेशा करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और वो जो है इन यूरोज के इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगी पाकिस्तानी रुपीज में वो आपने अपने बैंक में रखनी है, और वो आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट के तौर पर शो करनी है। ये होती है बेसिक बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जब आप फ्रांस में जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी की जो 1 साल की फीस होती है, वो अगर आप पूरी 1 साल की फीस पे कर रहे हैं तो फिर इतनी ही बैंक स्टेटमेंट है, और अगर आप हाफ फीस पे कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 ईयर की ट्यूशन फी की, वो भी आपने इन 7,380 यूरोज के साथ बाकी की अमाउंट भी ऐड करवा के उसको बैंक स्टेटमेंट के तौर पे आपने शो करना होता है। तो बैंक स्टेटमेंट में भी आपने पर्सनल बैंक अकाउंट को ही कंसिडर करना है, उसी में आपने अमाउंट्स करवानी है स्पॉन्सर से, और 6 मंथ्स की आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। वो एक क्लीन और क्लियर हिस्ट्री आपकी जो है वो शो करती है। उसके बाद है लिथुआनिया। लिथुआनिया में आपको जो पर ईयर बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो 9,300 यूरोज है, या कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 9,400 यूरोज मांगती हैं। तो ये अमाउंट जो है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे
आपके पर्सनल अकाउंट में होनी चाहिए, आपके स्पॉन्सर ने ही आपको ट्रांसफर की हुई हो, और आपकी और आपके स्पॉन्सर की लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स जो है ये यूज होती हैं लिथुआनिया के लिए। यहाँ पर भी जो वीजा ऑफिसर होता है वो आपकी अमाउंट की क्लियर हिस्ट्री और कंसिस्टेंसी जो है उसको स्ट्रिक्टली चेक करता है। यहाँ पर भी आपने स्पॉन्सर की तरफ से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी, साथ में आपने सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूर अटैच करने हैं। हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी में भी तकरीबन 7,000 यूरो जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इसकी भी क्लीन हिस्ट्री वो मांगते हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर सिर्फ आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई दूसरा बंदा स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हिस्ट्री इन्होंने भी चेक करनी है। अगर आपको हंगरी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी जो एम्बेसी है वो आपका बाकायदा डेटा जो है वो क्रॉस चेक करेगी कि क्या वाकई आपको स्टाइपेंड मिला हुआ है या नहीं। लेटविया की बात करें तो लेटविया में भी 9,380 यूरोज बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपने ये बात याद रखनी है कि आपको 1 यूरो का भी मार्जिन नहीं है, आपने ज्यादा यूरोज रखवा सकते हैं, कम एक भी ना हो। तो आपका जो इसमें भी आपका स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं। इटली की अगर हम बात करें तो इटली में भी 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में पर ईयर बैंक स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर भी आपको पेरेंटल स्पॉन्सर ही जो है वो चल सकता है, उसके अलावा आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपको कोई दूसरा बंदा स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी आपका जो मनी ट्रेल है बाकायदा 6 मंथ्स की मनी ट्रेल आपकी और आपके स्पॉन्सर की चेक होगी। अब हम उन फॉर्मेट्स की बात करते हैं जो एम्बेसीज एक्सेप्ट करती हैं, यानी जब आपने बैंक स्टेटमेंट्स और दूसरे फॉर्म्स जो हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपने जो फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने हैं, तो वो किस कैटेगरी के होने चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पर तकरीबन 50% फाइल्स जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, ऑल्दो के स्टूडेंट्स की जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी जो है वो वीजाज रिजेक्ट होते हैं ओनली फॉर्मेट्स की बेस पर। जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए और लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो बैंक मैनेजर के साइन एंड स्टैंप विद डेट होने चाहिए। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपने शेयर करनी है वहां पर, और लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके अपने CNIC नंबर पर वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनी हुई हो, आपका अपना नेम जो है जो आप पासपोर्ट और CNIC पर लिख रहे हैं उसी नेम के अंडर वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी जो अकाउंट टाइटल है वो आपका अपना पर्सनल नेम होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इंग्लिश में होनी चाहिए और किसी लैंग्वेज में बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और बैंक के ऑफिशियल लेटर हेड पर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो डाउनलोड होती है बैंक स्टेटमेंट वो यूज नहीं करनी, स्क्रीनशॉट्स यूज नहीं करने। ये सब वो चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन्हीं की वजह से, बेशक उनके अकाउंट में अमाउंट प्रॉपर होती है लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट नॉन जेन्युइन कंसीडर होता है और उनकी रिजेक्शन हो जाती हैं। अब हम उन 7 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक्स हैं जो आप कर लेते हो तो आपको वीजा जो है वो कभी नहीं मिलता? सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो सडन डिपॉजिट्स हैं, यानी अगर आपने वीजा फाइल करने से एक हफ्ता पहले अपने अकाउंट में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ट्रांसफर करवा लिया है और आप जो है वो वीजा फाइल कर रहे हैं और पीछे से 6 मंथ की हिस्ट्री आपकी कुछ है ही नहीं, तो एम्बेसी जो है वो इस अमाउंट को इमीडिएट डिपॉजिट के तौर पे कंसीडर करती है और उसको बोरोड मनी के तौर पे जो है वो एज्यूम करती है। तो यही समझते हैं कि आपने किसी से उधार पकड़ लिया है। अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई फैमिली फ्रेंड आपको अमाउंट दे रहा है तो बेटर है कि आप 6 मंथ्स अगो वो अमाउंट लें और उसका प्रॉपर आप जो है वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें और एटलीस्ट 6 मंथ्स अगो आप वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करवाएं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार कराना है वो नोटराइज्ड होना चाहिए, एफिडेविट पर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट को अटैच ही नहीं करते, यानी आपको जाहिर है आप स्टूडेंट हो, आपकी तो अर्निंग नहीं है, तो स्पॉन्सर कोई और आपको कर रहा है, तो आप जो है वो स्पॉन्सर की स्टेटमेंट अटैच नहीं करते, सीधा सीधा पैसा उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं वन गो में और अपनी स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। आपने अपने स्पॉन्सर की लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो लाजमी साथ शेयर करनी है ताकि आइडिया हो कि आपका स्पॉन्सर जेन्युइन है, वो वाकई अर्निंग कर रहा है, पिछले 6 महीने में उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसके पास अपनी भी सेविंग है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट से आपको जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहा है। स्पॉन्सर के बिजनेस के प्रूफ लगाने हैं या फिर उनकी सैलरी स्लिप लगानी है या और कोई डॉक्यूमेंट्स जो आप उनकी अर्निंग को शो करने के लिए लगा सकते हो वो आपने जरूर साथ अटैच करने हैं। तीसरी जो मेन और बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वो है जी करेंसी कन्वर्जन कंफ्यूजन। करेंसी कन्वर्जन कंफ्यूजन से मुराद यही है कि आपने आज के डेट में जो है वो कन्वर्जन नहीं की है, पिछले 3 या 4 महीने पहले जब आपने अपना केस स्टार्ट करवाया था, एडमिशन अप्लाई करना शुरू किया था, उस वक्त आपके जहन में ये बात थी कि अमाउंट आज के रेट के अकॉर्डिंग इतनी बन रही है, ठीक है ये, और जब आप अपना वीजा फाइल कर रहे हैं उस वक्त आपके जहन में कन्वर्जन जो चल रही थी उसी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आपने आज जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करा ली, हालांकि यूरोस का रेट जो है वो बढ़ चुका है। तो इस सूरत में
आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो डिमांड से कम रह जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपने जो है वो अमाउंट रखवानी है। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है जी जॉइंट अकाउंट्स। तो आपने जॉइंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर आपके स्पॉन्सर के साथ जॉइंट अकाउंट है तो वो आपने कतन नहीं देना। आप उस अकाउंट में से अपने पर्सनल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करवाएंगे, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, और फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, आपने जॉइंट अकाउंट वाली बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। वो उसमें अगर 30 लाख पड़ा है तो जाहिर है वो 15 आपके हैं और 15 आपके स्पॉन्सर के हैं। तो आपने उसको एम्बिग्विटी को रिमूव करना है। आपने पर्सनल अकाउंट जो है उसमें अमाउंट ट्रांसफर करा के वो देनी है जी। उसके बाद यह है कि जी मिसिंग इनकम सोर्स फॉर स्पॉन्सर। बेसिकली स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट जो है वो इनफ नहीं है, यानी आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है जी, बड़ी अमाउंट आ रही है जा रही है, वो आपने लगा दी है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या प्रूफ ऑफ फंड है, वो आपने साथ अटैच ही नहीं किया। तो ऐसी सूरत में भी वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो फ्रॉड कंसीडर होगी या फिर अनक्लियर कंसीडर होगी, तो आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने स्पॉन्सर की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, और क्लियर आप कैसे कर सकते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, उसके आपने बाकायदा साथ पेपर अटैच करने हैं। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट्स आ रही हैं आपने उसी तरह प्रूफ भी प्रोवाइड करना है कि ये कहाँ से अमाउंट आई है और क्यों आई है। उसके बाद बड़ी कॉमन सी मिस्टेक कि स्टेटमेंट जो है वो आपकी 30 डेज ओल्डर है। इसका मतलब ये है कि आप आज वीजा फाइल कर रहे हैं और आपने जो स्टेटमेंट है पिछले महीने की निकलवा के रखी हुई है। ठीक है, 30 दिन से पुरानी स्टेटमेंट आपने निकलवा के हार्ड फॉर्म में अपने पास रखी हुई है या सॉफ्ट में, और आप वही स्टेटमेंट वीजा फाइल में लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका वीजा रिजेक्ट होगा। वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। बैंक स्टेटमेंट आपने हमेशा फ्रेश लगानी है। उसमें आपने बैलेंस जो है वो पिछले 6 महीने से आपने अरेंज करना शुरू कर देना है। पिछले 6 महीने की हिस्ट्री लगेगी, लेकिन आपने स्टेटमेंट जो है वो फ्रेश निकलवानी है। और जो लास्ट प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि मल्टीपल कैश डिपॉजिट्स विद नो एक्सप्लेनेशन, यानी आपने बहुत सारे कैश डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं अपने और अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में, और उसके अगेंस्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं है। किन किन अकाउंट्स में से अमाउंट्स आई हैं कैश की सूरत में और क्यों आई हैं ये आपको पता ही नहीं है। तो जाहिर है ऐसी बैंक स्टेटमेंट तो आपको अपने कंट्री में जस्टिफाई करनी प्रॉब्लम है, तो ये आप एम्बेसी में कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो इस किस्म की बैंक स्टेटमेंट आपकी कतन नहीं होनी चाहिए, जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। ये भी सीधी सीधी वीजा रिजेक्शन की तरफ लेकर जाती है। अब आपके साथ एक स्मार्ट वे शेयर कर देती हूँ जो हम टॉप 7 कंसल्टेंट्स वाले भी जो है वो अपने हर स्टूडेंट से करवा रहे हैं। तो ये स्मार्टेस्ट वे ये है कि आपने 6 मंथ्स अगो अपने बैंक स्टेटमेंट को बड़े क्लियर और क्लीन तरीके से मैनेज करना स्टार्ट करना है। बड़ी आपके पास हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसका प्रूफ होना चाहिए कि अमाउंट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन भेज रहा है, जो भेज रहा है उसकी क्या अर्निंग सोर्सेज हैं, वो पैसे कहाँ से ले रहा है। तो ये 6 मंथ्स जब आपने वीजा फाइल करना है उससे पीछे 6 मंथ्स तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की है वो क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए। हम यही करते हैं कि आपका डेडिकेटेड अकाउंट जो होता है वीजा फाइल के लिए, उसको आपको एक बाकायदा प्लान बना के देते हैं कि आपने इसमें एम्बिगुअस ट्रांजैक्शंस कतन नहीं करानी है। कोई बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है आपको पता ही नहीं है वो कौन है और क्यों भेज रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे आपका स्पॉन्सर ही भेजेगा और आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में पैसे वहीं से आएंगे जहां से उनका सोर्स ऑफ अर्निंग डिक्लेयर्ड है। अनक्लियर अनडिक्लेयर्ड इस तरह के सोर्सेज कतन यूज नहीं करने। पिछले 6 महीने की क्लीन हिस्ट्री बिल्ड करनी है और फिर आपने वीजा फाइल में वो बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस प्लान को फॉलो करेंगे, 6 मंथ्स प्लान को फॉलो करेंगे, उनकी 80% या उससे भी ज्यादा वीजा रेशियो है। ट्रस्ट मी, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजाज आते हैं डेफिनेटली उनकी स्टेटमेंट्स इसी किस्म की होती हैं कि वो जैसी जैसी एम्बेसी ने रिक्वायर की होती है उसी के अकॉर्डिंग उनकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं विद क्लियर क्लीन हिस्ट्री होती हैं। दैट्स वाई उनको वीजा भी इशू होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी बैंक स्टेटमेंट को ऑडिट करे, आपको गाइड करे, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे 2 ऑफिसेज हैं, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी। आप जहां चाहें अपनी फाइल लेकर आ सकते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट का ऑडिट करा सकते हैं। आप हमसे अपना केस प्रोसीड कराइए, आपको हम 6 to 8 मंथ्स प्लान देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लीन हिस्ट्री बनेगी और फिर आप जो है आपका वीजा फाइल होगा ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस जो है वो मिनिमम हो। थैंक यू सो मच।